हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर साथ हैं केमिकल काइनेटिक्स के नए टॉपिक को लेकर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इस टॉपिक को करने से पहले आप छोटी सी बात समझें कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है अपने आप को। इसका रेट ला जब हमने लिखा तो हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एन। ठीक है, अब एक बात सोचिए, ये रिएक्शन हो रही थी, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। मतलब मान लो ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में हो रही थी। उस टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन हो रही थी तो हमने उसे बर्नर के पास ले गए, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने पाया कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है? K इंटू अमाउंट रेज टू पावर एन, कंसेंट्रेशन रेज टू पावर एन। तो अगर ये बढ़ गया जो कि इसके बराबर है, इसका मतलब इन तीनों में से कहीं चेंज आया है। या तो K बदल गया, या अमाउंट बदल गया, या ऑर्डर बदल गया। बट द फैक्ट इज दैट अमाउंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। आपने एक जगह रिएक्टेंट लिया, उसका कुछ अमाउंट लिया और उसे हीट करना स्टार्ट किया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अमाउंट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। मतलब ये नहीं बढ़ा। टेम्परेचर के साथ ऑर्डर चेंज नहीं होता। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऐसा नहीं है टेम्परेचर चेंज करोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब एन भी चेंज नहीं हुआ। फिर क्या था जिसकी वजह से ये बढ़ गया? अब एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, के। इसका मतलब हमारा रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ऑर्डर के साथ, मतलब ऑर्डर के साथ भी चेंज नहीं होता। मतलब खैर ऑर्डर तो चेंज होता ही नहीं रिएक्शन का, सॉरी, बट मैं कह सकता हूं कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट कुछ है, ये कुछ रेट कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर फिक्स है। जब आप उसी रिएक्शन को अलग टेम्परेचर पे करवाएंगे तो उस रिएक्शन का के, उस टेम्परेचर पे के कुछ और मिलेगा। ओके बच्चों, तो के और टेम्परेचर का रिलेशन हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ओके, देखिए बच्चों, मैं इसको हटाता हूं यहां से, समझिए। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, टेम्परेचर कोफिशिएंट। वैसे छोटा सा फॉर्मूला है, टॉपिक भी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? देखो सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ के एट एनी टेम्परेचर T प्लस 10 अपॉन के टी। इसका मतलब समझिए क्या है। पहली बात तो के की बात करते हैं। के क्या है? मान लो ये कोई रिएक्शन है, एक्स वाई में बदल रहा है, ठीक है। इसका हमने के निकाला किसी टेम्परेचर T पे। फिर इस रिएक्शन को हम T प्लस, ये T टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी, राइट। फिर हमने इसी रिएक्शन को T प्लस 10 टेम्परेचर पे करवाया। मतलब पहले वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी वो रिएक्शन, फिर उसको हमने 35 डिग्री सेल्सियस पे वही रिएक्शन करवाई। क्या 35 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस है, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो किसी टेम्परेचर T पे जब ये रिएक्शन हो रही थी तो इसका रेट कांस्टेंट ये था, ठीक है। इसी रिएक्शन को हमने T प्लस 10 टेम्परेचर पे करवाया। मतलब जैसा हम अभी कह रहे थे, मान लो 25 पे था तो 35 पे इसी रिएक्शन को करवाई, तो हमारा K वही रहेगा या कुछ बदल जाएगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट है K। तो यहां पे K कुछ और था और उस K को हमने कहा K T प्लस 10। मतलब T प्लस 10 टेम्परेचर पे जो K आया वो, और किसी टेम्परेचर T पे K आया वो, राइट। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। इसे वैसे टाउ से दिखाते हैं, कुछ किताबें टाउ से दिखाती है, कुछ किताबें किसी और से। तो आपको इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बस फोकस करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? यहां पे जो के आया वो मान लो यहां पे आ गया 50 या 60 आ गया, राइट। और पहले जो के था वो T टेम्परेचर पे मान लो पहले 20 था, इसका जो रेशियो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएगा। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोई रिएक्शन हो रही थी उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कुछ और नहीं बल्कि रेट कांस्टेंट का रेशियो है जो अलग अलग टेम्परेचर पे
के हमें मिला वो, राइट। किसी टेम्परेचर T पे के कुछ था, T+10 करने पर के कुछ और आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, राइट। जैसे यहां टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 आ गया। ओके, एक और इंटरेस्टिंग बात, इस 3 का सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब मैं आपसे पूछूं ये 3 आ गया तो ये 3 आपको क्या बता रहा है, तो आप कहोगे कि यहां से हमें यह पता लगा कि T+10 टेम्परेचर पे, T+10 टेम्परेचर जब था तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स ज्यादा थी T टेम्परेचर के मुकाबले। मतलब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की स्पीड और इस रिएक्शन की स्पीड अलग अलग है। T+10 पे रिएक्शन की स्पीड ज्यादा थी, कितनी कितनी ज्यादा थी, 3 टाइम्स ज्यादा थी इससे। अगर ये रिएक्शन 3 दिन लेगी तो ये 1 दिन लेगी, ये 3 मिनट लेगी तो ये 1 मिनट लेगी, 1 मिनट टाइम कम लगेगा, रिएक्शन फास्ट है यहां, ठीक है। तो इस रेशियो से हमें यह पता लगता है कि ऊपर वाला के कितने गुना ज्यादा है नीचे वाले से। ओके, राइट। ओके, एक और बात बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करती है। 2 to 3 के बीच में, मतलब T+10 का जो K है वो 2 से 3 गुना ज्यादा होगा T टेम्परेचर के मुकाबले, राइट। ओके, इससे 3 गुना या 2 गुना या इसके बीच में कोई वैल्यू होगी, उतने गुना ज्यादा होता है इससे। ओके, अगर K ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी, राइट। K अगर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, राइट। तो जो इसका रेशियो है वो ये हमें बताता है कि T+10 पे, राइट, या इस टेम्परेचर का जो K है वो इससे कितने गुना ज्यादा है। ये वैल्यू 2 to 3 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि K 2 से 3 गुना हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाती है इफ वी इंक्रीज आवर टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन अप टू 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, इट मींस हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन अब मिलेगी वो 2 से 3 गुना ज्यादा होगी पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन थी किसी टेम्परेचर T पे उससे, ठीक है। ओके, तो ये था टेम्परेचर कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस। ओके, बट यहां एक समस्या आ गई। समस्या ये थी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन या K 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर। बट अगर आपसे कोई ये कहे कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो बताओ, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो बताओ, तो ये यहां से हमें ये बात तो नहीं पता लग सकती, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर बताता, और दूसरा ये एग्जैक्टली बताता भी नहीं, राइट। 2 से 3 गुना के बीच में बताता है, 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 मतलब बीच में भी आ सकती है इससे वैल्यू। ओके, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत सटीक नहीं है, बहुत प्रिसाइज नहीं है, राइट। जो टेम्परेचर और K का जो रिलेशन है वो एग्जैक्ट नहीं पता लगता इस टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम के टॉपिक से, या टेम्परेचर कोफिशिएंट नाम के कंसेप्ट के व्हाटएवर इट इज। ओके, जो भी ये पॉइंट है, जो भी ये वैल्यू है टेम्परेचर कोफिशिएंट की, राइट। तो इस फॉर्मूले से मैं कह सकता हूं हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती, ओके, कि T और K का क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन दिया, T और K का एग्जैक्ट रिलेशन हमें दिया अर्हेनियस ने। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, टेम्परेचर का एग्जैक्ट रेट कांस्टेंट पर, अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस, ये वही अर्हेनियस है जिसने एसिड बेस कंसेप्ट दिया था। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन ये पढ़ेंगे बच्चों हम। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन हमें क्या बताता है? अर्हेनियस इक्वेशन गिव्स अस द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन K and T, rate constant and temperature. According to Arrhenius equation, K is equal to e raised to power, sorry, A into e raised to power minus EA by RT. ओके, जरा देखें, A को हम अर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह दिया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ओके। ई एक्सपोनेंशियल है जो आप
मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होंगे, ई एक्सपोनेंशियल टर्म होती है। ईए की बात करें तो ईए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी एसआई में वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो जब भी हम इस फॉर्मूले में टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे वो हमेशा केल्विन में ही रखेंगे। अगर सेल्सियस में है या फारेनहाइट में है तो उसे केल्विन में बदलकर तब हमें इस फॉर्मूले में रखना है, राइट। तो इसे एक बार उतारिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन थी, हमने नेचुरल लॉग लेकर इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाया, राइट। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसकी बात करें तो ln को नॉर्मल लॉग में बदला, 2.303 यहां नहीं आएगा, 2.303 दोनों साइड डिवाइड किया, उससे ही आ गया। तो यहां अगर मैं एक ग्राफ बनाने के लिए कहूं आपसे किस किस के बीच, ln के यानी y क्या है पूरा ln के, mx यानी x सॉरी ये mx हो गया, प्लस c है ln, राइट। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। तो और थोड़ी बात कर लेते हैं, ये ln k है, x क्या है, x t या 1/t, 1/t पूरा x रहेगा, राइट। तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप है -a/r। एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, ओके। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे अभी, ओके। खैर एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव का साइन बाहर है, तो ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही हो गया, यानी m नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ नीचे की साइड आएगा, ऐसा आएगा ये। वैसे भी अगर आप देखें तो देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 1/t, अगर हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो 1/t बढ़ रहा है, 1/t बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है भाई, 1/t इंक्रीज हो रहा है ना एक्स एक्सिस में इस तरफ। तो अगर ये बढ़ रहा है इसका एक ही मतलब है t घट रहा है, तभी तो इस तरफ हम 1/t को बढ़ाएंगे, ओके। तो अगर t घट रहा है, t घट रहा है तो k तो घटेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ k बढ़ता है, टेम्परेचर घटने के साथ k घटता है। और इस तरफ t घट रहा है, 1/t बढ़ रहा है एक्स एक्सिस में, ओके। तो ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा आएगा। स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना है, m कितना है, -a/r, ये हमारा स्लोप है। सिमिलरली बच्चों अगर इस ग्राफ की बात करें, अच्छा ln a, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है, y = mx + c, c क्या है ln a, तो ये वैल्यू ln a को दिखा रही है, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू ln a को दर्शाती है, दिखाती है, ओके। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में y क्या है, log ना कि ln, ओके। इन दोनों में अगर आप एक फर्क कर पाए तो शायद आप पहचान सकते हैं कि स्लोप का फर्क है। यहां स्लोप था -ea/r, यहां है -ea/2.303r, ये स्लोप का फर्क है। यहां जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो ln a नहीं है, वो log a है। इन दोनों ग्राफ को आप अपनी नोटबुक में उतारिए, ये हेल्प करेंगे। छोटा सा ग्राफ और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस ग्राफ को देखिए, ये वही ग्राफ है जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया, बट इस बार हमने वेरिएबल्स में y और x में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है, यहां पे मेरे पास जो y है वो k है, राइट, रेट कांस्टेंट है। इस साइड टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम 1/t ले लेते हैं, ठीक है, 1/t ले लेते हैं, ओके। देखो बच्चों अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन है y = e⁻x या -x, तो मैं x और y के बीच का जो ग्राफ बनाऊंगा, x और y पूरा x u की उठाकर यहां रख दिया, y यहां रख दिया, ठीक है। और तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनेगा, एक्सपोनेंशियल से मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट, ओके। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ आएगा,
ओके, तो इस बार हमने उसे लोग में नहीं तोड़ा, क्योंकि ये बहुत बार पूछी है, ये ग्राफ पूछा है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो आपको स्ट्रेट लाइन की याद नहीं दिला रही, आप एक ऐसी चीज का ग्राफ बना रहे हो जो ई की या किसी की पावर की फॉर्म में है, राइट, किसी की पावर की फॉर्म में है, और ये सामने ये है, तो वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल आता है। तो अगर आप log k और 1/t की बजाय 1/t और k के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नीचे की तरफ क्यों आया? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। इसके स्लोप की बात करूं तो यहां स्लोप है माइनस ए अपॉन व्हाट, आर, ये स्लोप है, राइट, माइनस ए अपॉन आर स्लोप है। अगर आप देखोगे कि जैसे जैसे टी बढ़ेगा, देखो इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा ज्यादा मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूं, मैं मानता हूं, बट मैं करूंगा ये टाइम खराब आपका। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इस इक्वेशन को a इंटू 1 अपॉन e रेज टू पावर e बाई आर टी, भैया नीचे जाकर प्लस हो गया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं, देखो मैं e और r को अलग लिख रहा हूं, 1/t को अलग लिख रहा हूं। अगर मैं t बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू भी घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये k भी बढ़ेगा। आई होप खिचड़ी बन गई होगी अब तक। चलो खिचड़ी को, दानों को अलग अलग करते हैं। तो दोबारा से बात करता हूं कि अगर मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, बड़ा करके लिखते हैं, a इंटू 1 अपॉन e रेज टू पावर e अपॉन r इंटू 1/t है, मान लो ये इक्वेशन है, राइट। ओके, अगर t बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी क्योंकि 1/t है, t बढ़ेगा तो 1/t घटेगा, कम होगा, ये घटेगा तो ये वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी मतलब k बढ़ेगा, ठीक है, राइट। ओके, एक बार दोबारा से देखते हैं। t घटेगा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, यानी k घटेगा। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि t और k एक दूसरे से, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकता, बट t बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा? एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट लाइन में बढ़ना, कि अगर किसी को दुगना करो तो वो भी दुगना हो जाए। एक होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ना या एक्सपोनेंशियली घटना। ओके, एक्सपोनेंशियली घटने का मतलब ये है कि थोड़े चेंज में बहुत ज्यादा घट गया, राइट, थोड़ा सा हमने बदला इसको तो ये बहुत ज्यादा बदल गया, तो ये एक्सपोनेंशियल चेंज कहलाता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको हटाते हैं, अगर मैं k और 1/t का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। याद रखना बच्चों, मुझे पता है ये पूछेगा नहीं, बट आपके एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। 1/t और k का ग्राफ एक्सपोनेंशियली होता है। ये आपको क्या दिखा रहा है? ये a की वैल्यू बता रहा है। ये जो चेंज है, ये स्लोप यहां से माइनस e अपॉन r है। ओके, तो ये थी हमारे पास अरेनियस इक्वेशन। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल है कि कहता है टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस था तो रेट कांस्टेंट ये था, जब हमने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो k ये हो गया, राइट। तो बताइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है रिएक्शन की। ओके, तो इनमें से किसी एक को 1 और किसी को 2 मान लेते हैं। तो हमने इसको T1 मान लिया और इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट था उसे K1, इस टेम्परेचर को T2 मान लिया और इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट था वो K2 था, ठीक है। अब हम अरेनियस इक्वेशन पे आते हैं, जो थी log K2 by K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R, जो ऊपर है वो यहां पे T2 माइनस T1, अगर K1 ऊपर होता तो T1 माइनस T2 करते, अपॉन T1 इंटू T2। यहां से सारी वैल्यूज हमारे पास है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज रखते हैं। लोग K2 कितना है ये मानना था आपने, 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन K1 कितना है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी वो निकालनी है। जरा इसको, इस वैल्यू को देखिए बच्चों, 2.303 इंटू R की वैल्यू होती है 8.314,
यानी आपको हर न्यूमेरिकल में 2.303 और r की वैल्यू सेम ही रखनी है। तो इसको क्यों बार बार हम सोल्व करें? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 19.14 करके देख लीजिए आप। ये वही ईयर है जिस साल पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम ऐसे बोलेंगे इसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब यहां 19.14 आएगा और हर न्यूमेरिकल में 19.14 लेना है इनटू टेम्परेचर T2 30 नहीं रखना, केल्विन में रखना है। तो केल्विन में बदलने के लिए इसे क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 303। तो 303 माइनस ये 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 313 केल्विन 313 अपॉन 303 इंटू 313। राइट बच्चों, तो यहां से आप ये कैंसिल आउट, तो log 2.1 अपॉन 1.2 इसको कर सकते हो log 2.1 माइनस log 1.2। a बाई बी को log a माइनस log b लिख सकते हैं। डेसिमल से पहले एक डिजिट है, एक में से गया 0, 21 की 0 पे वैल्यू देखोगे जो भी आएगी, माइनस डेसिमल से पहले एक डिजिट है, एक में से गया 0, 0.12 की 0 पे वैल्यू देखोगे वो यहां आएगी, सोल्व करोगे यहां से e की वैल्यू निकालोगे। तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो भी एक्टिवेशन एनर्जी आए उसकी यूनिट जरूर लिखेंगे आप, जूल पर मोल। ये नहीं लिखी तो हाफ मार्क्स आपका चला जाएगा पूरी मेहनत के बावजूद भी, जूल पर मोल। तो ये था बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी।